हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई काफी अच्छे से चल रही होगी। तो सर, आज की क्लास में हम लोग कुछ नया करेंगे क्या? आज की क्लास में बिल्कुल हम लोग नया करेंगे और नए तरीके से नए नए कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से हम लोग सीखेंगे। और इसमें पढ़ने वाले क्या है, तो आज बेसिकली जो हम लोग नया चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं, नया सब्जेक्ट जो स्टार्ट करने वाले हैं, वो सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमिक्स। तो सर, आज से क्लास 12 का इकोनॉमिक्स हम लोग स्टार्ट करने वाले, जो कि नेक्स्ट मंथ आपका एग्जाम भी है। बहुत सारे बोर्ड्स का एग्जाम फरवरी में है, बहुत सारे बोर्ड्स का एग्जाम मार्च में है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इस साल इलेक्शन है तो फरवरी में ही एग्जामिनेशन हो जाने चाहिए। ठीक है, फरवरी टू मार्च के बीच में एग्जामिनेशन हो जाना चाहिए। तो हम लोग आज क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स का फुल कोर्स आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का। ठीक है, जहां पे इकोनॉमिक्स को कैसे पढ़ेंगे, जितना इजी से इजी कॉन्सेप्ट हो सकता है उस कॉन्सेप्ट के तहत इकोनॉमिक्स को पढ़ाया जाएगा। हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, एज वेल एज जो नोट्स पहले से बना के लाते थे वो भी रहेगा, और साथ में हम लोग अच्छे से एग्जांपल्स के साथ क्वेश्चंस को समझते हुए, टॉपिक्स को क्लियर करते हुए चलेंगे। चलिए, तो आज की क्लास होगा आपका इंट्रोडक्शन क्लास, जहां पे बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि सर इकोनॉमिक्स के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। क्या करने वाले बच्चे? इकोनॉमिक्स के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आप चैनल में नए हैं, ठीक है, और आपको हमारा लेक्चर काफी पसंद आता है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, कॉमर्स वाला भैया YNWB करके हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आते हैं, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। सर, इकोनॉमिक्स 11 में भी पढ़े थे, ठीक है, 12 में भी पढ़ेंगे, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। लेकिन पढ़ा होगा तो जो चीजों पे आपको बहुत कठिनाई आती है, जैसे कि बच्चों को सबसे ज्यादा कठिनाई आती है ग्राफ्स में, ठीक है, नेशनल इनकम में, ठीक है, कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ से जोड़ करके समझने में, तो इन सब चीजों पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। चलो समझते हैं पहले इकोनॉमिक्स होता क्या है। आज के इस क्लास में बेसिकली हम लोग ये समझेंगे कि कैसे कैसे पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में क्या क्या कैसे कैसे किया जाता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट को कैसे समझा जाता है। तो एक चीज समझो, जैसे कि हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो जहां पे मिडिल क्लास फैमिली से अगर हम लोग बिलोंग करते हैं तो वहां पे क्या होता है सर, वहां पे इस तरीके से होता है कि हमारे पास जो इनकम होता है वो लिमिटेड होता है। ठीक है, हमारे पास जब लिमिटेड इनकम होता है, लेकिन हमारा जो वांट्स है वो तो लिमिटेड नहीं हो सकता है, क्योंकि सोचने में तो कहीं पे भी पैसा नहीं लगता है। बिल्कुल नहीं सर, सोचने में तो पैसा लगता ही नहीं है। सोचने का तो हम लोग चांद तक जाने का सोचते हैं, लेकिन वापस आ जाओ, चांद में नहीं जाना है। आपको करना क्या है, ध्यान से समझो इस बात को, कि इकोनॉमिक्स में सबसे पहला जो पॉइंट आपको मिला कि आपका जो वांट्स है, देखो मैं ये नहीं जा रहा हूं, इस पे नहीं जा रहा हूं कि इकोनॉमिक्स कौन से ग्रीक वर्ड से लिया गया था, ओकिनोमस का मीनिंग क्या होता है, ये सब मैं मान के चल रहा हूं कि ये सब आप क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पे जो बेसिक चीज जो बहुत बेसिक है, मैं उससे स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन जहां पे मेरे को लगता है कि वो चीज आपको इंपॉर्टेंट है, तो उस चीज पे मैं पहुंचते पहुंचते आगे चलूंगा। ठीक है, इसलिए घबराना मत कि सर स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं, ये स्टार्टिंग ही है, लेकिन ये ओकिनोमस ये सब आपको पहले से पता होना चाहिए कि कौन सा हाउस होल्ड है, किसके बारे में क्या बात कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक चीज समझो, मैंने क्या बोला अभी कि हमारा इनकम लिमिटेड है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। तो सर इनकम इतना, हमारा वांट्स इतना, कैसे सेटिस्फाई करें? तो इकोनॉमिक्स हमें यह सिखाता है कि कैसे स्कार्सिटी से लड़ेंगे। क्या करेंगे? कैसे स्कार्सिटी से लड़ेंगे। तो इकोनॉमिक्स का अलग अलग डेफिनेशन है। जनरली डेफिनेशन तो बहुत सारे ऑथर्स ने दे रखा है, लेकिन जनरली हम लोग 4 डेफिनेशंस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला था आपका वेल्थ ओरिएंटेड, दूसरा है वेलफेयर ओरिएंटेड, तीसरा है आपका स्कार्सिटी ओरिएंटेड, और चौथा जो लेटेस्ट है आपका वो है ग्रोथ ओरिएंटेड। सर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आती हैं क्या? बिल्कुल, एमसीक्यू में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए कि कैसे क्या क्या डेफिनेशंस आया। तो सर डेफिनेशन इस तरीके से आया कि जो वेल्थ डेफिनेशन था, वेल्थ ओरिएंटेड था, उसको एडम स्मिथ ने दिया हुआ था। हम लोग एक चीज और जानते हैं कि अगर हम लोग बात करें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। ठीक है, उसके बाद
हम लोग अगर डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन को अगर हम लोग डिवाइड करें तो हम लोग 4 हिस्से में डेफिनेशंस को बांटते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे। डेफिनेशंस में सबसे पहले अगर बात करें वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन, ठीक है, इसको कौन दिया था? गिवन बाय एडम स्मिथ। किसने दिया था इसे? एडम स्मिथ, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा इसमें स्पेस छोड़ते जाएंगे क्योंकि ना थोड़ा सा इसमें कुछ और ऐड करेंगे कि किस बुक में दिया हुआ था, वो सब चीज को ऐड करते हुए चलेंगे। और अगर हम लोग बात करें कि नेक्स्ट डेफिनेशन क्या था, तो पहले हम लोग एडम स्मिथ के बारे में लिख ले क्या, वेल्थ ओरिएंटेड किसने दिया था। चलो पहले हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। वेल्थ डेफिनेशन के बारे में अगर बात करें तो इसको एडम स्मिथ ने दे रखा था, जिन्होंने कहा था कि इनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये सब चीज छोटी छोटी चीजों को याद रखेंगे। अब एक चीज ध्यान दोगे कि वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन जिसको एडम स्मिथ साहब ने दे रखा है, ये इन्होंने किस बुक में दिया था और कब दे रखा था? तो इन्होंने ये अपने जो बुक में दिया था, गिवन इन द बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड causes of wealth, causes of wealth of nation, published in 1776। कौन सी ईयर में पब्लिश हुआ था? 1776 में ये पब्लिश हुआ था। ध्यान देंगे इन्होंने क्या कहा कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उनको हम लोग वेल्थ के फॉर्म में मेजर करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो सारी एक्टिविटीज जिनसे हम अपने लाइवलीहुड को अर्न करते हैं, ठीक है। लाइवलीहुड को अर्न करने का मतलब मतलब एक ऐसा पैसा अर्न करना, मतलब एक कोई ऐसा काम करना जिससे हम कुछ पैसा अर्न करके अपना जीवन का ज्ञापन करते हैं, ठीक है। तो एक चीज समझो, वेल्थ डेफिनेशन में अगर बात करें, तुरंत याद कर लो, एडम स्मिथ दिए हुए थे कौन सी बुक में? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन। कब आया था ये? 1776 में, 1776 में ये बुक में उन्होंने दे रखा था, जहां पे इन्होंने जो अपना फोकस पॉइंट जो रखा, ये फोकस पॉइंट इस चीज पे रखा कि एडम स्मिथ बोले कि प्रोडक्शन एंड ग्रोथ ऑफ वेल्थ इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रोडक्शन एंड ग्रोथ ऑफ वेल्थ, ठीक है, ये किसका सब्जेक्ट मैटर है? इकोनॉमिक्स का। वेल्थ हेयर रेफर्स टू द गुड्स व्हिच सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। यहां पे वेल्थ का मतलब है, यहां पे वेल्थ का मतलब है ऐसा गुड्स जो सेटिस्फाई करे ह्यूमन नीड्स को, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये हो गया आपका वेल्थ डेफिनेशन का कहानी, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट पे हम लोग आते हैं। सेकंड पॉइंट जो है बच्चे आपका, वो था आपका क्या? वेलफेयर। देखो यहां पे इसका क्रिटिसिज्म भी मैं आपको बताऊंगा। वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन, देखो इन्होंने कहा ना, एडम स्मिथ साहब ने कहा कि भाई इकोनॉमिक्स जो है वो वेल्थ ओरिएंटेड है, मतलब पैसे से रिलेटेड वाला काम करता है, ठीक है। सारा पैसे से रिलेटेड जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है उन्हीं को कंसिडर करके चलता है। तो इनका बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ। क्रिटिसिज्म मतलब कि इनका ये बात को गलत प्रूफ करने के लिए आए कौन? हमारे मार्शल साहब आए, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल जब आए, इन्होंने कहा 1842 के आसपास, इन्होंने कहा कि नहीं, जो हमारा वेलफेयर ओरिएंटेड है,
इकोनॉमिक्स जो है वो वेलफेयर के लिए काम करता है, सिर्फ वेल्थ के लिए काम नहीं करता है। तो एक चीज समझो, जो वो प्रिंसिपल बना गए थे, वो प्रिंसिपल को जब कोई दूसरा आदमी गलत प्रूफ कर देता है तो रीजन बताता है कि क्यों गलत प्रूफ कर रहे हैं, उसी बात को हम लोग बोलते हैं क्रिटिसिज्म। क्या बोलते हैं? क्रिटिसिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो इसको किसने दिया था? गिवन बाय प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, बहुत सारे बुक में सिर्फ मार्शल लिखा हुआ है, बहुत सारे बुक में अल्फ्रेड मार्शल भी लिखा हुआ है, तो पैनिक नहीं करेंगे। 842 से लेकर के 1924 के बीच में इन्होंने कौन से बुक में दे रखा था? तो इन्होंने जो बुक में दिया था वो बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये बुक आई थिंक आप जाकर के ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, जो कि वॉज पब्लिश हुआ था 1890 में। ठीक है, इन्होंने कहा था कि वेलफेयर जो है, वेलफेयर डेफिनेशन जो है, ये मटेरियल इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, और इनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स एक ऐसा स्टडी है जहां पे एक ऑर्डिनरी बिजनेस, किसी भी इंसान का ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ के बारे में, जो पूरा लाइफ को इंक्वायरी करता है, और हाउ ही गेट्स हिज इनकम एंड हाउ इट यूजेस इट, कैसे वो उसका इनकम आता है और वो उसको कैसे यूज करता है, इस चीज के बारे में वेलफेयर डेफिनेशन हमें बताता है। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या क्या चीज इन्वॉल्व हुआ कि यहां पे वेल्थ भी आ गया, मतलब जितने भी मटेरियल इंफॉर्मेशन हो गए। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जितने भी मटेरियल इंफॉर्मेशन हो गए वो सारे के सारे कवर हो जाते हैं किसमें? हमारे वेलफेयर ओरिएंटेड में। ठीक है, तो ये चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, यहां पे कोई दिक्कत? ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए ज्यादा अच्छा से काम करता है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। चलिए, नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो क्या है बच्चे? सर नेक्स्ट जो होगा हमारा थर्ड नंबर, वो आ गया क्या? स्कार्सिटी डेफिनेशन। तो सर यहां पे क्या हुआ? यहां पे जो स्कार्सिटी डेफिनेशन आया, प्रोफेसर लियोनेल रॉबिन्स ने यहां पे क्रिटिसाइज किया किसके डेफिनेशन को? सर यहां पे इन्होंने प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल के डेफिनेशन को इन्होंने क्या कर दिया? क्रिटिसाइज कर दिया। तो जो कि आपको उतना डीप में नहीं जाना है, वो ग्रेजुएशन का पार्ट है, जब आप बहुत डीप में पढ़ोगे। क्लास 12 में उतना डीप में नहीं जाना, इसलिए मैं उतना डीप में नहीं जा रहा हूं, बट कोशिश कर रहा हूं कि आपको ऐसे बताऊं कि आपको ये लगे कहानी। तो हर एक के बाद एक डेफिनेशन जो आया वो इसीलिए आया क्योंकि अगले का डेफिनेशन को, मतलब जो पहले वाला डेफिनेशन था उसको क्रिटिसाइज किया गया, और उसके जगह पे देखो होता क्या है ना कि समय जैसे चेंज होते जाती है वैसे लोगों की जरूरतें भी चेंज होती जाती है, उसी तरीके से कुछ कुछ प्रिंसिपल्स में भी चेंजेस करना पड़ता है। तो ये कुछ उसी तरीके से प्रिंसिपल्स आई। और नेक्स्ट आ गया आपका स्कार्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन। स्कार्सिटी मतलब क्या होता है बच्चे? सर स्कार्सिटी मतलब होता है कमी। ठीक है, बिल्कुल। तो सर यहां पे जो आपने बात कर रखा था कि ह्यूमन का वांट्स अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, उसका ऑल्टरनेटिव यूज करना, जैसे कि आज के टाइम पे बेस्ट एग्जांपल ले लो इकोनॉमिक्स में स्कार्सिटी ओरिएंटेड का, तो एग्जांपल आप ये ले सकते हो कि देखो कि शहरों में किस तरीके से लोगों का आना जाना बढ़ रहा है। तो जिस तरीके से शहरों में लोगों का आना जाना बढ़ रहा है, लोगों को रहना भी तो वहीं पे है, रहना वहीं पे है, लेकिन लैंड तो वहां पे लिमिटेड है। तो जब वहां पे जगह लिमिटेड है तो लोग कहां पे रहेंगे? सर इसी के लिए तो अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं, एक के ऊपर एक बिल्डिंग, मतलब फ्लैट, एक फ्लैट के ऊपर दूसरा फ्लैट के ऊपर तीसरा फ्लैट। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास ह्यूमन का वांट्स क्या है? सबको घर चाहिए, कोई दूसरे के घर पे नहीं रहेगा। अनलिमिटेड वांट्स, रिसोर्सेस हमारे पास लिमिटेड, तो घर के ऊपर घर बनाते चलिए। ये क्या हो गया? ऑल्टरनेटिव यूज हो गया। थी किसका एग्जांपल हो गया? सर ये स्कार्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन का बेस्ट एग्जांपल आपने हमको दे दिया। चलो, तो इसमें ये लिख देता हूं, गिवन बाय प्रोफेसर लियोनेल रॉबिन्स, जिन्होंने
सिर्फ मार्शल के डेफिनेशन को ही नहीं, इन्होंने क्या बोलते हैं एडम स्मिथ के भी डेफिनेशन को क्रिटिसाइज करा। मतलब कि बोल सकते हैं कि प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल का जो डेफिनेशन था उसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया, और इनके अकॉर्डिंग क्या था, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड एंड स्कार मीन्स विच हैव देयर ऑल्टरनेटिव यूज। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो हमने अभी आपको अपार्टमेंट के बारे में दे रखा है। आप जो भी किताब को फॉलो करते हो उस किताब को पढ़ने के बाद, मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आप उस बुक का डेफिनेशंस को पढ़ जाना, आपको ये चीज याद हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने कब दिया था, तो इन्होंने अपना जो बुक में दिया था उस बुक का नाम था एन ऐसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, जो कि कब पब्लिश हुआ था, पब्लिश हुआ था 1932 में। ठीक है, तो ये हो गया स्कार्सिटी ओरिएंटेड। अभी जो रिसेंटली जो एकदम मतलब बोल सकते ताजा ताजा जो इकोनॉमिक का जो डेफिनेशन दिया हुआ है, ताजा ताजा मतलब थोड़ा इसमें भी टाइम हो चुका है, ऐसा नहीं कि अभी कल ही दिया हुआ है, वो हो गया आपका, इकोनॉमिक्स को बोला गया क्या, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। ठीक है मेरे बच्चे, क्या है ये, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, जिसको किसने दिया है, गिवन बाय प्रोफेसर सॉम्युएल्सन। ठीक है, इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी, बिना पैसे का इस्तेमाल करके किसी चीज को कैसे चूज करते हैं। जैसे कि किसी गांव के बारे में बात कर सकते हैं, किसी शहर के बारे में बात कर सकते हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात कर सकते हैं, किसी नेशन के बारे में बात कर सकते हैं। तो इन सारे चीजों का जहां पे हम लोग बात करते हैं, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, चलो देखो, ग्रोथ डेफिनेशन में इन्होंने जनरली जो बात करा, इन्होंने बात करा कि कैसे एक इकोनॉमी का, एक इंडिविजुअल का, ठीक है, एक मार्केट का कैसे ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, कैसे ग्रोथ हो सके। तो ये सारे चीजों के बारे में, जो एक सोसाइटी का, इन सारी चीजों के बारे में जो बात किया गया था वो था आपका ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, जिसको प्रोफेसर सैमुएल्सन ने दिया हुआ है। ठीक है, अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम लोग को इन सब चीजों में पढ़ना है, बट फिलहाल आई थिंक इतना आपके लिए एनफ होगा। वो एनफ इसलिए होगा क्योंकि अभी तो यहाँ पे एक चीज और मैं ऐड कर देता हूँ, एक और चीज, ठीक है, जो आपका 11th क्लास का ही पार्ट था, लेकिन मे बी हमको पता नहीं आपने पढ़ा था कि नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ध्यान देंगे इस पे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके रिलेटेड एग्जाम्पल दे दिया जाता है, वो आपका पूछ दिया जाता है क्वेश्चन। ठीक है, सपोज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी में, इकोनॉमिक एक्टिविटी का भी एक एग्जाम्पल ले लेंगे कि अ मैन गार्डनिंग इन अनदर्स गार्डन फॉर हिज लाइवलीहुड, अपना जीवन को ज्ञापन करने के लिए वो क्या करता है, वो कहीं पे काम करता है, और उसके बदले में एक गार्डन में वो गार्डनिंग का काम करता है, माली का काम करता है, उसके बदले में उसे पैसा मिलता है, जिस पैसे से उसका घर चलता है। ठीक है, तो ये हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन अब इसी का थोड़ा सा मैं ट्विस्ट करता हूं, अ मैन गार्डनिंग इन हिज और हर, मैंने लिख दिया तो फिर इन हिज हर कहां होगा, ओन गार्डन। भाई आप अपने गार्डन को ही
अच्छे से बना रहे हो, उसको अच्छे से फूल पत्ती काट के डिजाइन कर रहे हो, तो क्या उसके लिए आपको कोई पैसा मिल रहा है? क्या कोई आपको पे कर रहा है? नहीं, वो आप अपने इच्छा से वो काम को कर रहे हो, वो इसलिए कर रहे हो ताकि आपका गार्डन सुंदर दिख सके। तो उन सारे एक्टिविटीज जिससे आप पैसे को अर्न नहीं कर रहे हो वो होगा आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, अभी हम लोग को बहुत सारी चीजों के बारे में बात करना है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, उसके बाद फिर अगर हम लोग बात करें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। डिमांड के बारे में, इलास्टिसिटी जो बच्चों को बहुत सारा परेशानी होता है उसके बारे में, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हो गया। इलास्टिसिटी में एक चीज और बहुत परेशान करता है बच्चों को, वो माइनस का साइन वहां पे क्यों है, तो उन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। डिमांड जो कि बहुत इजी है, उसमें भी बच्चों को काफी परेशानी होता है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलेंगे अगले सेशन में जहां पे हम लोग क्या करेंगे, आगे अच्छे तरीके से और भी पढ़ाई करेंगे। आज बेसिकली आपका रोड मैप तैयार करना था, आपको बताना था कि कैसे कैसे पढ़ाई करेंगे हम लोग और कितने लेक्चर्स में इसको खत्म कर पाएंगे। तो खैर ये तो प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, बट ट्राई करेंगे एज सून एज पॉसिबल हम लोग इसको कंप्लीट कर दे। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।